वीणा पाणी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं ओमाराम गोदरा हिंदी से व्याख्याता। आज हम हिंदी की वर्णमाला पर चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला। भाषा किसे कहते हैं? हम हमारे विचारों को, भावों को जिसके माध्यम से प्रकट करते हैं उस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के अध्ययन के लिए या भाषा की जानकारी के लिए उसके व्याकरण का अध्ययन करना जरूरी है। और कंपटीशन की दृष्टि से हम चर्चा करें तो कंपटीशन में व्याकरण का महत्व है। तो हम व्याकरण के अंदर चर्चा करेंगे। भाषा के अंदर व्याकरण के अंदर हमारा सामान्य परिचय के लिए टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में कौन से बिंदु शामिल है? तो वर्णमाला के अंदर मुख्य रूप से 3 बिंदु शामिल है। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णमाला 3 भागों में हमने बांटा। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण क्या है? तो वर्ण के अंदर कहेंगे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर व व्यंजन। तो स्वर स्वतंत्र उच्चारित ध्वनि को स्वर कहते हैं। वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उच्चारण करते वक्त कहीं मुख भाग में कहीं बाधा पैदा नहीं हो, उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। तो हमने कहा वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा के अंदर मूल हम वर्ण की चर्चा करें तो 44 है। हिंदी भाषा में मूल कितने वर्ण है? 44। वर्ण के 2 भाग है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर 11 है और व्यंजन 33। तो मूल वर्ण 44 में 11 स्वर और 33 व्यंजन। अब हम देखेंगे स्वर 11 कौन से? तो देखेंगे ए, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर की हमने चर्चा की। ए, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर। 33 व्यंजन की हम बात करें कौन से तो आते हैं? क वर्ग। क, ख, ग, घ, ङ। उसी प्रकार 6 वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प। ये 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 तो 25 व्यंजन। फिर हमारे पास आता है य, र, ल, व, श, श, स, व, है। 25 और 8 33। तो हिंदी वर्णमाला में पूछा जाए मूल वर्ण 44, 11 स्वर व 33 व्यंजन। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर की 2 भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये स्वर के उच्चारण काल यानी उच्चारण में लगने समय के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर व दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वह स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा काल का समय लगता है। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण काल में 2 मात्रा काल का समय लगता है। ह्रस्व स्वर 4 है, ए, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। 11 स्वर में से 4 स्वर है वो कौन से है? ह्रस्व स्वर। और पीछे हमारे पास 7 बचे हुए कौन से स्वर में? दीर्घ स्वर। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ व औ। 4 ह्रस्व स्वर है और 7 हमारे पास दीर्घ स्वर है। अब हमने यह लिखा कि एक आपसे पूछा जाए मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं।
इसका मतलब ये हुआ व्यंजन की कोई मात्रा नहीं, क्योंकि हमने परिभाषा में लिखा कि स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहती है। तो स्वर की मात्रा होती है व्यंजन के साथ, जब स्वर लगता है तो स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ लगती है, व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा। और उसी के आधार पर हमने स्वर को दो भागों में बांटा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो हमारे पास वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई हिंदी भाषा में वर्ण कितने, मूल वर्ण तो 44। वर्ण के दो भेद है, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, तो स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि को स्वर कहा जाता है। वे ध्वनि जिसके उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है उसे हम स्वर कहते हैं। कितने हैं, तो 11। स्वर के उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर के दो भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक मात्रा काल का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, दो मात्रा काल का समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब हमारे पास हमने लिखा मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अब हमारे पास है कि हिंदी भाषा में कुल मानक वर्ण कितने हैं, कुल मानक वर्ण कितने हैं, तो उस दृष्टि से हमारा उत्तर क्या है, 52। हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं या हिंदी भाषा में कुल मानक वर्ण कितने हैं, तो 52। 44 तो हमारे पास ये हो गए, हमारे पास 4 संयुक्त व्यंजन। 44 के बाद कौन से रहे, 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब मिले हुए, दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं। उसमें हम देखेंगे स, त्र, ज और श। तो इसमें हमने देखा कि संयुक्त है, इसका मतलब दो अलग अलग व्यंजन, क और श, ट और र मिलके, ज और य मिलके, और श और र मिलके। तो 44 और 4 संयुक्त व्यंजन हो गए हमारे पास 48 व्यंजन। अब हमारे बात की हमने कुल हिंदी भाषा में मानक वर्ण कितने स्वीकार किए गए, तो 52। अब हमारे पास 44 और 4 हो गए 48। 48 के बाद दो हमारे पास होती है अयोगवाद। दो कौन सी ध्वनियां, अयोगवाद। अयोगवाद। हिंदी भाषा में दो अयोगवाद ध्वनियां, इस नाम से पता चल रहा है ए धन योग धन वाह। ए का मतलब है नहीं, योग का मतलब है मेल, और वाह का मतलब है वहन करना। इसका मतलब अयोग में वे ध्वनियां जिनका मेल न तो स्वर में होता और न ही व्यंजन में, जबकि वो ध्वनि को वहन करती है, इसलिए इनको अयोगवाह ध्वनियां कहते हैं। तो हिंदी में कितनी, तो दो। उसमें हम देखेंगे अनुस्वार, और दूसरी अयोगवाह ध्वनि कौन सी, तो विसर्ग। हिंदी भाषा में दो अयोगवाद ध्वनियां, जैसे पीछे रीट में इसका क्वेश्चन पूछा गया कि अयोगवाद ध्वनियां किसे कहते हैं, तो अयोगवाद ध्वनियां उसे कहते हैं जिनका मेल न तो स्वर में होता और न ही व्यंजन में, लेकिन जब वर्ण में शामिल है। रीट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया अयोगवाद ध्वनियां का प्रयोग किया जाता है स्वर के बाद या व्यंजन के बाद। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि अयोगवाद ध्वनियों का प्रयोग किसके बाद होता है, स्वर के बाद किया जाता है, स्वर के बाद। अयोगवाद ध्वनि का प्रयोग किसके बाद किया जाता है, स्वर के बाद। कैसे, इसमें हम अगर कोई स्वर व्यंजन के साथ मिला हुआ है और उसके साथ अनुस्वार लगा हुआ है तो उसको अलग करेंगे तो स्वर के साथ चला जाएगा, व्यंजन के साथ अनुस्वार का प्रयोग यानी अयोगवाद ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाता। कैसे, जैसे हमने लिखा कम, अब हमें पूछा जाए अनुस्वार किसके साथ है, तो हम जब कहने से स्वर को अलग करेंगे तो ये ए पर चला जाए,
इसका मतलब किसके बाद आया? ए स्वर के बाद। अयोग्य ध्वनि का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद किया जाता है। तो 44 और 4 संयुक्त व्यंजन 48, 2 अयोग्य कितने हुए? 50। 2 व्यंजन हमारे पास और बच गए। वो कौन से 2 व्यंजन? तो उस पर हम चर्चा करते हैं। उनको कहते हैं उत्तक्षिप्त, ताड़नजात, ग्रहित व्यंजन। कौन से? उत्तक्षिप्त, ताड़नजात या ग्रहित व्यंजन। उत्तक्षिप्त, ताड़नजात या ग्रहित व्यंजन वो 2 है। एक तो है अड़े और एक है ढे। किस? तो ये अरबी फारसी भाषा से, किस भाषा से लिए गए हैं? अरबी फारसी। उत्तक्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना। उत्तक्षिप्त का अर्थ होता है फेंकना, यानी उत्तक्षिप्त, ताड़नजात और ग्रहित का मतलब ग्रहण किए, जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। तो उत्तक्षिप्त, ताड़नजात या ग्रहित इन दो ही व्यंजनों को कहते हैं अड़े और ढे। और ये जो नीचे बिंदी लगी हुई है इसे कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। नुक्ता का किसी व्यंजन के साथ या किसी वर्ण के साथ लगने से क्या असर होता है? जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो बल देना पड़ता है, हवा का दाब लगता है। तो अड़े और ढे तो अरबी फारसी के हैं और इनको मानक वर्ण में क्यों शामिल किया गया है कि मुगल काल से लेकर हिंदी में इस रूप में प्रचलन हो गए, इनको हम अलग कर नहीं सकते। तो इनको ये ग्रहित व्यंजन के रूप में, मानक वर्ण के रूप में शामिल किए गए अड़े और ढे। अब जो हिंदी भाषा का था हमारे पास, उसका उच्चारण अंग के रूप में था, ये अड़े है और ये ढे है। और हिंदी भाषा के किसी भी व्यंजन के नीचे ये नुक्ता नहीं लगता। अगर नीचे नुक्ता लगा रखा है इसका मतलब ये व्यंजन हिंदी भाषा का नहीं है। नीचे नुक्ता हमेशा अरबी फारसी के वर्ण में लगता है। तो 44 और 4 संयुक्त 48 और 2 अयोग्य 50 और 2 हमारे पास उत्तक्षिप्त, ताड़नजात या ग्रहित। तो कुल मानक वर्ण कितने हुए? 52। अब कंपटीशन में क्वेश्चन आता है हिंदी भाषा में मानक वर्ण कितने हैं? कुल मानक वर्ण कितने? तब आंसर होगा 52। हिंदी भाषा में वर्ण कितने हैं? 44। तो उस दृष्टि में हमें क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रखा है। वैसे 44 और 52 दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। अगर 44 और 52 दोनों ऑप्शन में होते हैं, हमें प्रश्न की प्रकृति देखनी पड़ेगी, प्रकृति के अनुसार हमें उत्तर देना होगा। जैसे हम अगर क्वेश्चन सीधा पूछ रखा है हिंदी भाषा में कितने वर्ण हैं, क्वेश्चन अगर ये आ रखा है हिंदी भाषा में कितने वर्ण है, ऑप्शन में अगर ए में ये दे रखा है 44, बी में ये दे रखा है 46 और सी में ये दे रखा है 48 और डी के अंदर ये दे रखा है ए, बी, सी और डी की बात। उस दृष्टि से हमारा उत्तर 44 होगा। हिंदी भाषा में कितने वर्ण है? तो हमारा उत्तर होगा 44। दूसरा, हिंदी भाषा में कुल मानक वर्ण कितने हैं? ऑप्शंस है ए 48, बी 46, सी 56 और डी 52। उस दृष्टि में हमारा उत्तर क्या होगा? 52। यानी इन दो प्रकृति का हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस टाइप में पूछ रखा है? 44 और 52 दोनों ऑप्शन में, उस दृष्टि से 44 उत्तर। उसके अलावा सेकंड उत्तर हमारे पास आ रहा है वो 52 होगा। दूसरा प्रश्न में सीधा पूछ रखा है हिंदी भाषा में कितने वर्ण, तो 44 आंसर होगा। अगर 44 ऑप्शन में नहीं है तो 52। हिंदी भाषा में कुल मानक वर्ण कितने, उस दृष्टि में हमारा आंसर क्या होगा? 52। ये हुई बात। अब हमारे पास हम जब हिंदी वर्णमाला की चर्चा करते हैं उसमें एक रे के रूप हम देखने मिलते, शब्द को हम त्रुटि कर देते, उसको सही नहीं लिख पाते क्योंकि उसका कांसेप्ट क्लियर नहीं है, उसको कैसे लिखा जाए। तो रे के रूप में चर्चा करें। रे को चार जैसे लिखने में या हम
समझ नहीं होने, चार रूप को रे समझ रहे। एक तो शिरो रेखा से ऊपर लगा, शिरो रेखा से नीचे लगा, तीसरा शिरो रेखा से फिर नीचे लगा, और चौथा इसको भी कुछ विद्यार्थी रे का रूप मान लेते हैं। ये रे नहीं होती, क्या है, ये वी है। इसलिए एक बात तो क्लियर कर ले कि रे के तीन ही रूप हैं, एक, दो और तीन। ये रे का रूप नहीं है, शिरो रेखा से नीचे इस रूप में कभी रे नहीं आता, ये होता है वी। तो हम रे के रूप की चर्चा करते हैं, तो रे के तीन रूप, कितने रूप हैं, तीन। शिरो रेखा से ऊपर आने वाला हमेशा क्या होता है, आधा रे होता है। इसमें गलती किस प्रकार से होती है, जैसे कुछ कहीं आप लिखे हुए देखेंगे, जैसे शब्द लिखा है, ये रे जो रे रेफ है, आधा रे जो जिस पे लगा होता है हमेशा उससे पहले बोला जाता है। तो हम इसको दूसरे रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा, आरसी। अब विद्यार्थी क्या गलती करते हैं, ये समझ नहीं पाते इसको यहाँ लगाए या यहाँ लगाए। तो अब दोनों में देखो क्या फर्क आ रहा है। अगर इसी को अगर यहाँ लगाए हम, इसका उच्चारण क्या होगा, आरसी वार। इसी को हम दोबारा लिखते हैं, इसको किस रूप में लिखेंगे, जिस पे लगा उससे पहले, तो पहले ये लगा, अब क्या बना, आशीर्वाद। इसका मतलब सही कौन सा हुआ, दो नंबर। ये गलत हो रहा है, यानी रे रेफ की लगाने की वजह से हम शब्द को अशुद्ध कर देते हैं, उसको सही लिख नहीं पाते। एक तो इसमें ध्यान रखिए, जो ऊपर आता है वो हमेशा आधा रहता है, रे रेफ नहीं आता है, स्वर रहित है। कोई भी व्यंजन स्वर के बगैर पूरा नहीं होता, ऊपर वाले में स्वर लगा हुआ नहीं, इसलिए इसको रे रेफ कहते हैं, आधा है। जिसके ऊपर लगता है हमेशा उसे पहले बोला जाता है, जहां उसका स्थान होता है, ये आधा हल्का होने की वजह से अगले के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो ये हुआ इस रूप में। दूसरा हमारे दे रखा है शिरो रेखा से नीचे, ये दोनों रे ही पूरे हैं, 2 नंबर और 3 नंबर। इस 2 नंबर में देखेंगे जैसे शब्द लिख रखा है प्रकाश, इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में। या एक बात क्लियर हो रही है, अगर दो व्यंजन साथ में प्रयुक्त हो रखे हैं, नीचे आने वाला हमेशा पूरा होता है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, आधा होता है। तो ये तो आगे ऊपर ये है, तो ये तो आधा है, नीचे वाला क्या होता है, पूरा। हम जब कोई मजबूत चीज होगी तभी उसको वो उस पे बोझ डाल पाएंगे। तो ये नीचे वाला मजबूत है तभी इसको उठा पा रहा है, अगर नीचे वाला आधा होगा तो भारी को कैसे उठाएगा। इसलिए नीचे वाला हमेशा पूरा, ऊपर वाला होता है आधा। इसका मतलब ये रे आधा है, ये पूरा, तो ये पूरा है। अब इस तीसरे वाले रे की हम बात करते हैं, जैसे हमने शब्द लिखे हुए देखे ट्रक, क्या शब्द लिखा हुआ है, ड्रम। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम आधा लिख नहीं सकते, अगर वो आधा है तो उसमें क्या होता है, उसके नीचे आधा बताने के लिए हलंत का निशान लगाया जाता है। अगर मुझे कोई कई ट्रक शब्द को दूसरे रूप में लिखो तो मैं इस रूप में लिखूंगा, इसका मतलब टै तो आधा है और रे क्या है, पूरा है। तो इसमें टै को हलंत दर्शाने के लिए इसके नीचे ये लगा है। अब इसके साथ रे लगा दिया गया सुंदर अक्षर के बनावट के लिए, और फिर कै लगा दिया। इसका मतलब ये जो इस रूप में आ रहा है, ये एक शिरोरेखा, ये तो हलंत है, और ये क्या है, रे है। ये तो हमारा रे है जो पूरा है, और ये हलंत का निशान है। इसका मतलब क्या है कि टै क्या है, आधा है, और रे इसके नीचे पूरा है। अब आप में से कोई कहेंगे कि सर इसमें अगर टै के नीचे रे, ये रे नहीं लगाते, इतने से भी पता चला, इतना इसलिए नहीं लगाया कि कंफ्यूज नहीं, दिक्कत नहीं है, और अक्षर की बनावट भी सुंदर दिखाई दी इसलिए। तो नीचे आने वाला व्यंजन, अगर कोई दो व्यंजन साथ में प्रयुक्त है, हमेशा नीचे आने वाला तो होता है पूरा, और ऊपर वाला होता है आधा। दूसरा रे के तीन ही रूप है, इस रूप में जो हमने चर्चा की, वो जो रूप शिरोरेखा से नीचे वो हमेशा दी होता है, और तीन रे के रूप में दो रे तो नीचे आने वाले हमेशा पूरे होते हैं, पूरे व्यंजन जिसके नीचे आते हैं उसके बाद में बोले जाते हैं, और जो आधा होता है वो हमेशा ऊपर आता है, जिस पे लगता है उसे पहले बोला जाता है। तो ये हमने हिंदी वर्णमाला की चर्चा की। वर्णमाला संबंधी कंपटीशन में क्वेश्चन को एक बार आप 2 मिनट में सुने कि पहली बात आती है कि हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने, तो उत्तर हमारा होगा 44। ऑप्शन में हिंदी भाषा में वर्ण कितने हैं, ऑप्शन में 44 है, तो भी उत्तर हमारा होगा 44। अगर ऑप्शन में 44 नहीं है, उसके बाद कोई भी पूछ रखा है हिंदी भाषा में वर्ण कितने हैं, मूल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, उस दृष्टि में हमारा उत्तर होगा 52। दूसरी दृष्टि अगर ये पूछा जाए हिंदी भाषा में कुल मानक वर्ण कितने हैं, उस दृष्टि में हमारा उत्तर होगा 52। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्ण के दो रूप है, स्वर व व्यंजन। स्वर स्वतंत्र उच्चारित ध्वनि को
कहते हैं हम, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से उच्चारित ध्वनि को हम व्यंजन कहते हैं। स्वर के उच्चारण के आधार पर दो भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उच्चारण काल में कितना समय? ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा काल का समय, दीर्घ स्वर जिसमें दो मात्रा काल का समय। ह्रस्व हमने कहा ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ए, ह्रस्व ई, उ व री, चार, और पीछे हमारे साथ बचे हुए दीर्घ स्वर। मूल व्यंजन की चर्चा की तो व्यंजन आए 33 और 11 मूल वर्ण 44। फिर हमने कहा चार हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त उसे कहते हैं जिसमें दो अलग-अलग व्यंजन मिलकर बनते हैं, तो ये 48, और दो हमारे पास अयोगवाद ध्वनि। अयोगवाद उन्हें कहते हैं जिन जो न तो स्वर में शामिल है न व्यंजन, लेकिन वर्ण में शामिल है। वर्ण में क्यों शामिल है? क्योंकि ये ध्वनि को ले जाने का एक स्थान से दूसरे स्थान पे काम करती है, इसलिए इनको अयोगवाद ध्वनि कहती है। और दूसरा अयोगवाद ध्वनि किसके बाद प्रयुक्त होती है? हमेशा तो स्वर के बाद। दो अयोगवाद ध्वनि अनुस्वार में विसर्ग, तो 48 और 2 50। दो हमारे पास उत्तक्षेप ग्रहित व्यंजन यानी ग्रहण किए हुए, उत्तक्षेप यानी फेंकना, मुंह झटके के साथ जीवा को लिखे, उसे उत्तक्षेप कहते हैं। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।